फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो CHS क्लास 6 के लिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आज जो बारी आई है वो आधुनिक इतिहास की। आज हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। आधुनिक इतिहास में दोस्तों वही अंग्रेज़ों ने भारत पे जो शासन किया, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, कैसे वो लोग पूरे भारत में स्थापित हो गए, पहले केवल बंगाल में, फिर पूरे भारत में, धीरे धीरे पूरे भारत को गुलाम बना लिया, फिर बहुत सी क्रांति आई हुई और बहुत से सम्मेलन हुए, उन्हीं सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ शुरू करेंगे बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल। तो देखिए दोस्तों, पहले अंग्रेज़ पूरे भारत पे शासन नहीं किए थे, पहले वो लोग बंगाल को ही अपना केंद्र बनाए थे, तो खाली बंगाल पे ही अपना शासन करते थे। तो वहाँ के एक दोस्तों जो हेड होता था उसको नाम पहले तो गवर्नर बोला गया, फिर जब गवर्नर जनरल बोला गया तब से हम लोग शुरू करने। अभी बंगाल का गवर्नर जनरल है, फिर भारत का भी आएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल अभी तक तो केवल बंगाल पे, फिर पूरे भारत का गवर्नर जनरल होने लगता था, फिर वही गवर्नर जनरल वायसराय में बदल जाता था। तो इसके बारे में पढ़ने में चलिए आइए शुरू करते। तो देखिए बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल, तो पहला जो गवर्नर जनरल है वो वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसको गवर्नर जनरल के पद पे बैठाया गया। 1772 ईस्वी में दैत शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी। जब ये वारेन हेस्टिंग आए तो इसने दैत शासन के समाप्ति की घोषणा कर दी। दोस्तों दैत शासन दोहरा शासन होता था, ठीक है, दोहरा शासन होता था। उसके बाद देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। तो दोस्तों 20 कि रेगुलेटिंग एक्ट आता था, ठीक है, 20 साल बाद। तो जब 1773 वाला आया तो उसमें उसने कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बनवाया था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। अब उसके बाद देखिए दूसरा जो हमारा गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्नवालिस था, 1786 से 1793। इसने दोस्तों बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कब लागू किया था? 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त दोस्तों कर की एक टैक्स वसूलने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसको जमींदारी भी कहते हैं। इसमें जमींदार सभी किसानों से टैक्स वसूल को अंग्रेज़ों तक पहुंचा देते थे। दूसरा देखिए कर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता, दोस्तों सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? तो कर्नवालिस को। उसके बाद देखिए लॉर्ड वेलीजली, इन्होंने 1798 से 1705 तक इन्हें गवर्नर जनरल के पद पर रखा गया। देखिए चतुर्थ मैसूर युद्ध, तो दोस्तों चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान हारा तथा मारा गया। वेलीजली के नेतृत्व में ही अंग्रेज़ों ने यह युद्ध लड़ा था, ठीक है। वेलीजली के ही नेतृत्व में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था, जो टीपू सुल्तान से हुआ था, और टीपू सुल्तान इस युद्ध में हार जाता है और मर जाता है। अगला पॉइंट देखिए कि वेलीजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि, ठीक है दोस्तों, कौन सा अपने अंडर करने के लिए इसने सहायक संधि प्रणाली का उपयोग किया था। ये दोस्तों जो राज्य थे ना उनसे उनको जीतता था, पहले उन पे हमला करता था, फिर जीतता था, फिर उससे सहायक संधि कर लेता था, उस राजा को उसका राज्य लौटा देता था, लेकिन अब टैक्स वगैरह अंग्रेज़ों तक उन लोगों को पहुंचाने पड़ते थे। अब चलिए ये तो केवल थे हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल। अब आप बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल। यही जो दोस्तों बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे अब पूरे भारत के होंगे। चलिए दिखाते हैं आप लोग। तो देखिए भारत के गवर्नर जनरल, जो भारत के दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पद सुशोभित करने का गौरव प्राप्त है। तो दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और देखिए इनके बारे में दूसरा पॉइंट कि इसके सामाजिक सुधारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 1829 में सती प्रथा का अंत तथा मैकाले की शिक्षा संबंधी संस्कृतियों को स्वीकार करना था। तो दोस्तों सती प्रथा का अंत किसने किया था? उसमें सहयोग दिया था इन्होंने, अंत इसने नहीं किया था। तो इनके सुधारों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो यही था, सती प्रथा का अंत, मैकाले की शिक्षा संबंधित संस्कृतियों को स्वीकार लिया गया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836, ठीक है दोस्तों। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, इस पे जो पहला पॉइंट है
कि मेटकॉफ ने प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके कारण भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? मेटकॉफ को। ठीक है, पहले भी प्रेस हमारे भारत में था, लेकिन अपने मन का छाप नहीं पाते थे उसमें, लेकिन जब ये आया तो इसने एक एक्ट पारित किया जिसमें कि सब लोग अब मतलब पहले दोस्तों जो था ना, कोई भी चीज़ छापेंगे तो उसको अंग्रेज़ों को दिखा के तब छापेंगे। उसके बाद जब ये आया तब ऐसा नहीं था। उसके बाद देखिए कह रहा है कि डलहौजी के काल में लागू हड़प नीति के कारण झांसी, नागपुर, सतारा आदि राज्य तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अवध तथा बरार राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए। अब देखिए यहाँ पे आया है हड़प नीति। हड़प नीति क्या थी दोस्तों? मतलब कि जिस राजा के बेटा नहीं था उन राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया जाता था, जिसमें झांसी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, रानी लक्ष्मीबाई, उनके भी बेटा नहीं था। अब देखिए अगला जो हमारा भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था, 1848 से 1856। शिक्षा संबंधी सुधारों में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। शिक्षा संबंधी सुधार के लिए कब दोस्तों? 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच को लागू किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वुड डिस्पैच किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे दिखा। फिर आगे देखिए हमारा कि डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि इसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में बम्बई से ठाणे तक प्रथम रेल चलाई गई थी। तो दोस्तों भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी के, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार भारत में रेल चलवाई थी। वो भी कहाँ से? 1853 में चलवाया था, बम्बई से ठाणे तक। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 1857 के विद्रोह के केंद्र का प्रमुख विद्रोही नेता। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, जिस समय लोगों ने विरोध कर दिया था। तो अब देखिए कहाँ कहाँ क्रांति हुई थी और उसका नेतृत्व किसने किया, किस तारीख को हुई थी, फिर उसको शांत किसने किया और उसकी स्थिति को शांत किया ना। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। जो विद्रोही नेता था वो बहादुर खां जफर बख्त खां था। सबसे आखिरी मुग़ल शासक था दोस्तों बहादुर शाह जफर। दिल्ली में इसने ही क्या करवाया था? विद्रोही करवाया था। कब करवाया था? तो 11 मई 1857 को। और दोस्तों निकलसन और हडसन नामक अंग्रेज़ ने इस विद्रोह को शांत करवाया था। कब? तो 20 सितंबर 1857। दूसरा हुआ था कानपुर। नाना साहब और तात्या टोपे ने क्या दोस्तों यह विद्रोह किया था। कब हुआ था? तो 5 जून 1857 को हुआ था। शांत किसने किया? कॉलिन कैंपबेल ने किया था दिसंबर 1857 में। तीसरा दोस्तों लखनऊ में हुआ था। बेगम हजरत महल इसकी नेतृत्व कर रही थी जो विद्रोह हुआ था। और बिरजिस कादिर थे। 4 जून 1857 को इन्होंने यह विद्रोह किया था। वही कॉलिन कैंपबेल ने ही यह विद्रोह भी शांत करवाया था। किस तारीख को? तो 3 मार्च 1858। यहाँ उन्मूलन का अर्थ दोस्तों होता है ख़त्म करना। देखिए फिर झांसी में दोस्तों जो विद्रोही नेता थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी। 4 जून 1858 को विद्रोह किया था। जनरल ह्यूरोज ने इस विद्रोह को शांत कराया। कब? 17 जून 1858। अब देखिए उसके बाद जगदीशपुर। कुंवर सिंह अमर सिंह विद्रोही नेता थे। 12 जून 1857 को विद्रोह किए थे। विलियम टेलर ने इस विद्रोह को शांत कराया था दिसंबर 1858 में। उसके बाद देखिए फैजाबाद दोस्तों मालवी अहमदुल्ला विद्रोही नेता थे। जून 1857 में विद्रोह किया था। जनरल रेनार्ड ने इस विद्रोह को शांत कराया था। 5 जून 1858 में यह विद्रोह ख़त्म हो गया था। इलाहाबाद में दोस्तों जो विद्रोही नेता थे इलाहाबाद में जिन्होंने 1857 की क्रांति किया वो लियाकत अली थे। जून 1857 में किए थे। कर्नल नील ने इस विद्रोह का उन्मूलन किया 1858 में। फिर बरेली में दोस्तों खान बहादुर ने यह विद्रोह किया था। जून 1858 में विद्रोह किया था। वेसेंट अय्यर ने यह विद्रोह शांत कराया 1858 में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1858 की क्रांति के विद्रोह जो थे उसके प्रमुख केंद्र कहाँ थे और उस विद्रोह को किसने कराया था और शांत किसने कराया। जानते हैं दोस्तों हम लोग 1857 में ही आज़ाद हो जाते, लेकिन आप तिथि देख लीजिए सब विद्रोह अलग अलग तिथि को हुए थे। तो अंग्रेज़ों ने अगर एक साथ ही हर जगह विद्रोह हो जाता तो अंग्रेज़ इसे संभाल ही ना पाते। अलग अलग तिथि को हुआ था, अंग्रेज़ों ने सब कुछ संभाल लिया, सारा विद्रोह ही शांत हो जाता। अब दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद ही
अंग्रेज सरकार और गवर्नर जनरल के जगह वायसराय कर देती है। ठीक है, भारत के प्रमुख वायसराय। तो देखिए, जब 1857 का विद्रोह हो गया दोस्तों, तो इतनी बड़ी क्रांति हो गई, तो ऐसे में अंग्रेज़ लोग एक बार डर गए। तब उन्होंने और तगड़ा शासन कर दिया। तब उन्होंने गवर्नर जनरल को पद हटा के वायसराय का पद लाया। ठीक है, तो अब देखिए भारत के जो प्रमुख वायसराय थे वो कौन से। पहले लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक। अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय 1857 का विद्रोह, रेलों का विस्तार, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857, भारत में बजट पद्धति का आरंभ तथा उच्च न्यायालयों की स्थापना। लॉर्ड कैनिंग जब वायसराय बना तो देखिए हमारे भारत के लोगों को खुश करने के लिए उसने क्या किया, रेलों का विस्तार कर दिया, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोल दिए, भारत में बजट पद्धति मतलब बजट पारित करने लगा और उच्च न्यायालय की स्थापना कर दिए, ताकि लोग थोड़ा बहुत क्या हो जाए, खुश हो जाएं और विद्रोह ना करें। ठीक है, तो भारत का पहला वायसराय कौन दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही था। उसके बाद देखिए अगले जो वायसराय हैं प्रमुख, वो लॉर्ड लिटन हैं। कौन है दोस्तों, लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880। दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया, लॉर्ड लिटन। महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा इंडियन आर्म्स एक्ट इन्हीं के शासनकाल में आया। अब देखिए उसके बाद लॉर्ड रिपन, लिटन के बाद दोस्तों लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। अफगान युद्ध की समाप्ति, इल्बर्ट बिल पर बहस, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, जनगणना प्रणाली की स्थापना, स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति किसने किया था, सब लॉर्ड लिटन ने किया था। ठीक है, अफगान की युद्ध में जो अफगान से जो युद्ध हो रहा था उसे समाप्त किया। इल्बर्ट बिल एक कोई बिल था उस पर बहस किया, प्रेस को स्वतंत्र कर दिया एकदम से, और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया, जनगणना प्रणाली की स्थापना की, स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग का नियुक्ति। अब उसके बाद दोस्तों लॉर्ड कर्जन है। कौन है, लॉर्ड कर्जन 1899 से 905 ईस्वी। तो देखिए इसने क्या किया तो शासन तथा शिक्षा में सुधार किया, महामारी और अकाल, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, पुलिस आयोग का गठन, थॉमस रैले विश्वविद्यालय आयोग का गठन, रेलवे बोर्ड का गठन, बंगाल का विभाजन। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, इतना कार्य किन्होंने किया था, लॉर्ड कर्जन। चलिए आइए आगे दिखाते हैं आपको। उसके बाद देखिए अगले जो हमारे वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, 1910 से लेकर 1916 ईस्वी। सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन, मतलब दोस्तों ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज पंचम कहाँ आया, भारत आया। दिल्ली दरबार, बंगाल का विभाजन रद्द होना, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया। ठीक है, किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से उठेगा कि दिल्ली, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, भारत शासन अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के शासनकाल में हुआ, रॉलेट एक्ट इसी के शासनकाल में आया, खिलाफत आंदोलन इसी के शासनकाल में हुआ, असहयोग आंदोलन इसी के शासनकाल में हुआ, शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति, सैडलर आयोग की नियुक्ति सब इसी के शासनकाल में हुई थी। किसके, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग है। क्या है, लॉर्ड रीडिंग, एकमात्र यदूही गवर्नर जनरल। तो दोस्तों एकमात्र यदूही गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग थे। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन और काकोरी ट्रेन कांड, डकैती। ठीक है, डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग के। ठीक है, अब उसके बाद अगला है लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927, आगमन 1928, नेहरू रिपोर्ट, और उसके बाद साडर्स की हत्या, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंका गया,
शारदा अधिनियम, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा, गांधी जी की दांडी यात्रा, सब लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलिए अब आगे देखिए, आगे हमारा जो है वो है लॉर्ड वेलिंगटन है। वेलिंगटन कौन है? लॉर्ड वेलिंगटन, 1931 से 1934। 1935 ईस्वी का एक्ट सांप्रदायिक निर्णय व पूना समझौता। देखिए 1935 में जो एक्ट आया उस समय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। और सांप्रदायिक निर्णय व पूना का समझौता जब हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड वेलिंगटन था। अब उसके बाद देखिए अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है लॉर्ड लिनलिथगो सॉरी लॉर्ड लिनलिथगो, 1934 से 1943। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत चुनाव व प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, स्वराज्य की स्थापना। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन, सब इसी के शासनकाल में हुआ। उसके बाद लॉर्ड वेवली, 1943 से 1947। वेबेल योजना एवं शिमला सम्मेलन, आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा, नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन, संक्षिप्त संविधान सभा का गठन, सब किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड वेबले। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 से 1948। भारत के अंतिम वायसराय व स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। क्वेश्चन आएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल का भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और इसी समय क्या हो गया? पाकिस्तान का निर्माण हो गया। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। अब दोस्तों ऐसे आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर पर भारत में हुए थे, तो पहला दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, जो आज दोस्तों कांग्रेस हम लोग देखते हैं, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे, मतलब दोस्तों रिटायर हो गए थे। उसके बाद देखिए इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमचंद्र बनर्जी ने किया था। दोस्तों जो इसकी प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ। कहाँ हुआ? क्वेश्चन आता था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में। अध्यक्षता कौन किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है दोस्तों? बंगाल विभाजन 1905 में। कब हुआ था? मैंने बताया था ना 1905 में। किसने कराया? लॉर्ड कर्जन। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। मतलब दोस्तों बंगाल में भी सब लोग एक साथ हो गए थे, एकता आ गई थी, तो उसको समाप्त करने के लिए ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित कर दिया था। और देखिए उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। इसके संस्थापकों में आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क प्रमुख थे, जिन्होंने 1906 में इसकी स्थापना की थी। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ विस्तार से है नहीं, थोड़ा थोड़ा दिया है और आप लोग के लिए इतना ही बहुत है। उसके बाद दांडी यात्रा 1930। अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए यात्रा आरंभ की। 1930 में दांडी यात्रा हुई थी, ध्यान रहे। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, और दांडी की यात्रा को हम लोग नमक सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं। ये यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये इसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता। अगली जो योजना थी वो माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई थी? 1947। 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता
है। माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर देश का विभाजन होना तय हुआ। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन आए दोस्तों, तो इन्होंने ही भारत के विभाजन की योजना को स्वीकार किया और उस समय ही भारत के विभाजन कर दिया गया। एक देश बना पाकिस्तान, दूसरा देश बना हिंदुस्तान। तो दोस्तों ये तो हमारा था क्या कि राष्ट्रीय आंदोलन और वायसराय और गवर्नर जनरल बता दिए। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को मिलने वाला है कि प्रमुख सोसाइटी एवं सभा है, फिर विश्व के प्रमुख धर्म एवं संस्थापक हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल मध्यकालीन में इतना ही था, आधुनिक इतिहास में इतना प्रमुख था। बाकी आपको अब जो मिलेगा वो विश्व स्तर पे मिलेगा। ठीक है, विश्व में जो धर्म है उनकी स्थापना किसने किया था। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बगल में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो जब अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।